उत्तर प्रदेश की सत्ता के गलियारों में इस वक्त जो भी कुछ चल रहा है वह सिर्फ राजनीतिक हलचल नहीं बल्कि सत्ता के भीतर छिड़ी अदृश्य जंग का संकेत है। सवाल अब विपक्ष बनाम बीजेपी का नहीं रह गया है बल्कि लड़ाई बीजेपी बनाम बीजेपी की होती दिखाई दे रही है। दिल्ली के इशारे, लखनऊ की बेचैनी, शंकराचार्य विवाद, डिप्टी सीएम पर लगे आरोप और योगी आदित्यनाथ की गैर मौजूदगी में बदले संगठनात्मक समीकरण, सब मिलाकर ऐसा माहौल बन गया है जैसे यूपी की सत्ता में कोई बड़ा ऑपरेशन चुपचाप चल रहा हो। क्या सच में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को घेरने की रणनीति तैयार हो चुकी है? क्या शंकराचार्य विवाद सिर्फ बहाना है और निशाना कहीं और बड़ा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी के भीतर ही उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हो चुका है? दरअसल इन सारे सवालों का हम आपको आज जवाब देंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा सत्ता संघर्ष की केंद्र रही है, लेकिन इस बार कहानी अलग है। इस बार विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता के भीतर ही सत्ता को चुनौती मिलती हुई दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान और सिंगापुर दौरे पर थे। निवेश, विकास और वैश्विक छवि बनाने की कोशिशों के बीच लखनऊ में संगठनात्मक हलचल तेज हो गई। सूत्र बताते हैं कि इसी दौरान संगठन स्तर पर कई जिला अध्यक्ष बदले गए, नई टीम बनाई गई और कुछ फैसले ऐसे हुए जिन्हें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की राजनीतिक पकड़ कमजोर करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक संदेश साफ था, योगी बाहर थे लेकिन यूपी की राजनीति अंदर ही अंदर बदल रही थी। दूसरी तरफ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर दर्ज यौन शोषण के मामले ने पहले धार्मिक विवाद खड़ा किया, लेकिन जल्द ही यह राजनीतिक मोड़ ले लिया है और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाले आशुतोष पांडे की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने आग में घी डाल दिया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के ही एक डिप्टी सीएम शंकराचार्य को आंदोलन के लिए उकसा रहे थे। धरना कब खत्म करना है इसकी भी राजनीतिक टाइमिंग तय की जा रही थी। लक्ष्य था योगी आदित्यनाथ को घेरना और कुर्सी से हटाना। यहीं से सवाल उठे, आशुतोष पांडे को कॉल रिकॉर्ड किसने दिए? क्या किसी वरिष्ठ नेता की निगरानी हो रही है? क्या जिस कॉल की बात वो कर रहे हैं उस कॉल का रिकॉर्डिंग आशुतोष पांडे के पास कैसे पहुंची? इस पूरे खेल में क्या आशुतोष पांडे खुद खिलाड़ी हैं या सिर्फ मोहरा? राजनीति में अक्सर विवाद चेहरा होता है, असली लड़ाई पर्दे के पीछे लड़ी जाती है। यूपी बीजेपी में लंबे समय से चर्चा रही है कि मुख्यमंत्री और कुछ वरिष्ठ नेताओं के बीच तालमेल सहज नहीं है। अब आरोप सीधे इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर डिप्टी सीएम की नजर है। धार्मिक मुद्दे को राजनीतिक दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। यही नहीं, जिस तरह से आशुतोष पांडे ने डिप्टी सीएम के ऊपर आरोप लगाए कि मुख्यमंत्री की कुर्सी की लालच में योगी के खिलाफ एक डिप्टी सीएम सियासी साजिश कर रहे हैं, उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि यूपी में कुर्सी की लड़ाई तेज है। सरकार के भीतर समांतर शक्ति केंद्र खड़े किए जा रहे हैं। यदि यह सच है तो यह सिर्फ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं बल्कि सत्ता संतुलन की लड़ाई है। दिल्ली से तीसरा डिप्टी सीएम लाने की चर्चा ने सियासी तापमान को और बढ़ा दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इसका मतलब हो सकता है कि मुख्यमंत्री की शक्तियों को संस्थागत रूप से विभाजित करना, फैसले को सामूहिक नेतृत्व के नाम पर नियंत्रित करना और भविष्य की राजनीति के लिए नए चेहरे तैयार करना। यानी सत्ता का केंद्रीकरण कम, नियंत्रण ज्यादा। हर बड़े विवाद के दौरान एक पैटर्न सामने आता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुलकर नहीं लेकिन संकेतों में योगी आदित्यनाथ के साथ इस वक्त खुलकर खड़ा दिखाई देता है। कारण स्पष्ट बताए जाते हैं कि संगठनात्मक अनुशासन, प्रशासनिक शक्ति, हिंदुत्व की स्पष्ट पहचान। राजनीतिक सूत्र कहते हैं कि जब भी योगी के खिलाफ माहौल बनाया गया है या बनता है तो आरएसएस संतुलन बनाने की कोशिश करता रहा है। यही वह सवाल है जो पूरी कहानी का केंद्र बिंदु माना जा रहा है। राष्ट्रीय राजनीति में अगली पीढ़ी का नेतृत्व कौन करेगा? लोकप्रियता, प्रशासनिक छवि और जनाधार के कारण योगी आदित्यनाथ की राष्ट्रीय स्तर पर उभरते चेहरे के रूप में देखा जाता है। विश्लेषकों का मानना है कि लोकप्रिय नेता अक्सर पार्टी के भीतर चुनौती भी बन जाते हैं। राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं राज्य की राजनीति को अस्थिर कर देती हैं। यूपी की राजनीति दरअसल भविष्य की दिल्ली की राजनीति तय करती है। राजनीतिक चर्चा यह भी है कि यदि 2027 विधानसभा चुनाव में सीटें कम होती हैं तो उसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर डाली जा सकती है। यानी रणनीति दो तरफ हो सकता है। अभी शक्ति संतुलन बदलिए और भविष्य में चुनावी परिणाम का राजनीतिक हिसाब तय कर दीजिए। अब इस पूरी खबर का निष्कर्ष क्या है तो वो भी आप आसान और सरल भाषा में जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में फिलहाल जो दिखाई दे रहा है वह सिर्फ विवादों की श्रृंखला नहीं है, यह सत्ता, संगठन और भविष्य के नेतृत्व की बहुस्तरीय लड़ाई है। शंकराचार्य विवाद, डिप्टी सीएम पर आरोप, संगठन में बदलाव, तीसरे उप मुख्यमंत्री की चर्चा और आरएसएस की सक्रियता, ये सभी घटनाएं मिलकर एक बड़े राजनीतिक संकेत देती हैं। यूपी में सरकार स्थिर
दिख सकती है, लेकिन सत्ता का शतरंज बेहद तेज गति से इस वक्त उत्तर प्रदेश में खेला जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि योगी आदित्यनाथ इस सियासी घेराबंदी को तोड़ पाते हैं या बीजेपी के भीतर ही नई शक्ति संरचना जन्म लेती है। वजह साफ है, योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ दिनों से टारगेट पर हैं। तमाम उनके साथ राजनीतिक सूत्र कहते हैं कि सियासी साजिशें चल रही हैं, और जिस प्रकार से अभी मुक्तेश्वरानंद वाले मामले में आशुतोष पांडे ने साफ तौर पे कहा कि उन्हीं पार्टी के, बीजेपी पार्टी के ही एक डिप्टी सीएम जो है वो अभी मुक्तेश्वरानंद से लगातार बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने ही उकसाया था उनको प्रदर्शन करने के लिए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहा था, और उन्होंने ये भी कहा था कि आप अनशन कब तोड़ना है ये मैं डिसाइड करूंगा, जब पहुंचूंगा तभी आप अनशन तोड़िएगा। इसके अलावा उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि कुर्सी की लालच में ये सारी चीजें की जा रही हैं, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि बीजेपी दो ध्रुवों में बंटने वाली है? और आपको क्या लगता है कि योगी के खिलाफ एक सियासी साजिश इस वक्त उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक रची जा रही है? आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद।